Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Natural Resources, Land, Soil, Water and Wildlife. What we will study in this chapter about the land resources, land use, land degradation, soil resources, soil erosion and conservation of soil, the water resources, plant and wildlife resources, biodiversity, ecosystem, about a case study, wildlife in India and forest conservations. Okay, now let's start the chapter. The three most important natural resources for any form of life to exist are land, soil and water. They are essential for survival on earth and they have great utility value. अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. कौन कौन सी? लैंड, सोइल एंड वाटर. इन तीन के बिना हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते. Several factors influence their full utilization such as population distribution, relief and climatic conditions. These resources can be used again and again and they are closely interlinked. ठीक है, तीनों resources को again and again use किया जा सकता है और तीनों interlinked हैं. Their misuse or wastage can seriously endanger their future. Preservation of these three resources is necessary for their future use. The quality of one of them affect the quality of the other two. अगर एक की भी क्वालिटी खराब होगी, एक का भी मिसयूज अगर हम करेंगे तो बाकी दो भी अफेक्ट होंगे. Now first we will discuss about land resources. लैंड जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है सब कुछ ह्यूमन बीइंग हम रहते लैंड पर हैं. ठीक है, हमें खाना लैंड से मिलता है. लैंड कैन बी द पुट टू डिफरेंट यूजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन. ओके, एक पीस ऑफ लैंड जिस पर कल्टिवेशन की जाती है, एक पीस ऑफ लैंड जहाँ पर माइनिंग की जाती है, कुछ लैंड पर हम रहते हैं. ठीक है, कुछ लैंड पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं, कुछ लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है, कुछ लैंड पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है. सो द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर, logging, desert areas, thick forest areas are normally sparsely populated or uninhabited and plains and river valley offer sustainable land for agriculture. Hence यहाँ पर population ज़्यादा होती है. Next is land use. जो लैंड का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है. कहीं पर हाइट है, ठीक है, कहीं पर वैलीज हैं, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर प्लेन्स है. ओके, सो लैंड फॉर्म्स नॉट ओनली वेरी इन साइज and shape from place to place, they also change with the passage of time. Sudden changes brought about the earthquake or volcanic eruption or flood. Gradual changes take place continuously and affect large areas. Now लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज. ठीक है, कौन सी कंट्री में कितनी लैंड किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है. फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, क्रॉप 6%, ठीक है, 56% पास्चर यानी कि एनिमल्स के चराने के लिए यूज़ होती है. फॉरेस्ट है 14% लैंड पर, अदर यूजेस के लिए जैसे इंडस्ट्री के लिए या घर बनाने के लिए 24%. ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज दी गई हैं. एक इंडिया हम रीड कर लेते हैं. इंडिया जिसमें क्रॉप लैंड है 57%, पास्चर है 4%, फॉरेस्ट है 22% और अदर यूज़ है 17%. सबसे ज़्यादा क्रॉप लैंड जो यूज़ होती है वो इंडिया में 57% होती है. इसीलिए इंडिया को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री. फाइन. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैंड यूज़. फर्स्ट इज फिजिकल फीचर. फिजिकल फीचर जैसे कि वहाँ पर माउंटेन है, प्लेट्यू है, रिवर है, स्लोप है, कैसा वहाँ का टेक्सचर है. ठीक है, कैसी लैंड है वहाँ की, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रह सकती है या नहीं रह सकती, कुछ ही हम उसकी लैंड यूज़ कर पाएंगे या सारी लैंड यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है. सेकेंड इज टाइप्स ऑफ रॉक्स. किस टाइप की रॉक है, सेडिमेंट्री है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक रॉक है. दैट अफेक्ट द अवेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड सॉइल्स इन एन एरिया. सॉइल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम वेदरिंग और ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स. देयरफॉर रॉक्स इन्फ्लुएंस द टाइप एंड डिग्री ऑफ लैंड यूज. ठीक है, तो रॉक पर भी डिपेंड करता है कि कितनी हम किस तरीके से लैंड उसको यूज कर सकते हैं. स्लोप.
दूसरा स्लोप डिटरमाइन करता है कि कितने हम लैंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर जेंटल स्लोप होगा तो वहाँ पर हम रह भी सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। अगर स्टीप स्लोप होगा तो वो ना हम वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना ही हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट, उस लैंड का, उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड यूज़ का। अगर वहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हम क्रॉप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। कोल्ड एरिया जैसे कि टुंड्रा एरिया होता है या फिर हॉट एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए या ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बिल्कुल भी सपोर्टेबल क्लाइमेट नहीं होता। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन बीइंग को कैसी लैंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसको रोड बनवाने हैं, वहाँ पर रेलवे बनवाने हैं या वहाँ पर सेटलमेंट करनी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी जो लैंड है, कितना % जो है किस यूज़ में आनी है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। Land can also be divided on the basis of private land and community land. Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common use like collection of fodder, fruits, nuts, etc. It is also called common property resource. Next is arable lands. एरेबल लैंड्स होती है, कितनी लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लायक है। Fertile river valleys and plains are the most populated areas of the world because they are suited to agriculture, ठीक है। तो fertile river valleys और plains जो हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर की जा सकती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं एरियाज़ की होती है। Over 66% of the world population is concentrated in the subtropical and mid-latitude zones. 50% of the world population lives in urban areas and this figure is expected to go up. And these urban areas constantly need more land for settlements, infrastructure, industries, leisure activities, etc., which increase the pressure on land. As a result, more and more agricultural land is getting converted into urban colonies. अब ज़्यादातर लोग जो है वो शहरों में रहना पसंद करते हैं, शहरों में ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेटलमेंट के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, लैंड के ऊपर प्रेशर आ जाता है तो बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके अर्बन कॉलोनीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। विद द फास्ट इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका, द प्रेशर ऑन लैंड्स इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही लैंड पर भी प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मोर फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू अर्बन लैंड्स टुडे। 76% of the food comes from the cropland, 17% from pastures and that sustain livestock for grazing and 7% from the fisheries. Now next topic is land degradation. लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड का डिग्रेड होना, यानी कि लैंड की क्वालिटी में कमी आ जाना। टू द डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड और फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। तो जब क्वालिटी में कमी आ जाएगी लैंड की तो कल्टिवेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जनरली लैंड डिग्रेडेशन रिजल्ट्स फ्रॉम अनसुटेबल एंड अनसाइंटिफिक लैंड यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड concentration causes land degradation, landslides, soil erosion and desertification, which are major threat to the environment. Now what are the factors responsible for the degradation of land? These are the excessive exploitation of land, ठीक है, deforestation यानी कि लैंड को एक्सप्लॉइट करना, डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई एंड क्लियरिंग फर्टाइल लैंड फॉर सेटलमेंट, अर्बन एरिया में सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फर्टाइल लैंड को यानी एग्रीकल्चर लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना, स्लैशिंग एंड बर्निंग द ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर एंड अबेंडन माइनिंग साइट्स एंड सरफेस माइनिंग, टॉक्सिसिटी इन लैंडफिल, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड कंसंट्रेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल है लैंड का डिग्रेड होने में। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। कैसे? अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ग्रो करने चाहिए एंड कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा ओवरग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए।
प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए। ग्रोइंग ऑफ थॉर्नी बुशेस टू स्टेबलाइज द सैंड ड्यून, सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करने के लिए थॉर्नी बुशेस ग्रो करनी चाहिए। एंड प्रॉपर डिस्चार्जेस एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स एंड वेस्ट, इंडस्ट्री वेस्ट का प्रॉपर डिस्चार्ज एंड प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली माइनिंग, और माइनिंग जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सोइल रिसोर्सेज। सोइल क्या होती है? सोइल जो है होती है वो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोइल इज द मीडियम इन विच प्लांट्स ग्रो, सोइल के कारण ही प्लांट ग्रो करते हैं। डू यू नो इट टेक 100 of years for a centimeter of soil to be formed, यानी 1 सेंटीमीटर सॉइल की लेयर बनने के लिए बहुत सारे सैकड़ों साल लग जाते हैं। Plants provide food for all land creature, thus all land creature depend directly or indirectly on soil for food। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो सबके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब फूड के लिए सॉइल पर डिपेंड हैं। नाउ सॉइल कैसे बनती है? Soil formation. Soil formation begins with the breakdown of rocks at the surface. फर्स्ट स्टेज क्या है? सबसे पहले क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एट द सरफेस। ठीक है, रॉक जो है माउंटेन से वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इज शोन एज वेदरिंग। इसको क्या कहते हैं? वेदरिंग। वेदरिंग में भी मैकेनिकल और केमिकल मीन्स। वेदरिंग क्या होती है? जैसे कि रॉक्स होती हैं, ठीक है, तेज धूप पड़ती है, बारिश आती है, उसके कारण ऊपर की जो लेयर है वो वीक हो जाती है और जो स्टोन है, रॉक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और नदियां उसको अपने साथ बहाकर ले आती हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? वेदरिंग। सेकेंड स्टेज इज due to weathering an organic layer develops. Bacteria and other microorganisms act on the remains of plants and other organic minerals forming humus. And third is humus helps loose soil grains to stay together and also make the soil more fertile. स्टेज 2 में क्या होता है? जब वेदरिंग होती है तो वेदरिंग प्रोसेस के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में मिल जाते हैं तो सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। अब सोइल कैसे बनती है? बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। ठीक है, नाउ सोइल कैसे, हम सोइल फॉर्मेशन कैसे अफेक्ट होती है? फर्स्ट है वेदरिंग। वेदरिंग डिसइंटीग्रेट्स द रॉक इन situ and the agents of gradation carry this load over the large areas of the land. The color, structure, mineral content in soil is formed due to it. weathering के कारण, ठीक है, weathering disintegrate the rock. weathering क्या करती है? disintegrate यानी rock को टुकड़ों टुकड़ों में कट कर देती है। ठीक है, and this load over the large areas of the land. Next is climate. Without climate वेदरिंग कैन नॉट टेक प्लेस। अगर क्लाइमेट नहीं होगा तो वेदरिंग भी नहीं होगी। क्लाइमेट हैज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इट अफेक्ट रेट ऑफ वेदरिंग, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल एज द टाइप एंड काइंड ऑफ वेजिटेशन इन द एरिया। क्लाइमेट कैन बी रिगार्डेड एज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन द सोइल फॉर्मेशन। दूसरा है क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट नहीं होगा तो वेदरिंग का प्रोसेस नहीं होगा, वेदरिंग का प्रोसेस नहीं होगा तो सोइल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है बायोटा और बायोमास। The decomposition of organic matter gives humus and bacteria to do the activity of mixing and shifting of soil materials. The decayed matters also increases chemical action and lends color and texture to soil. जो humidity होती है, humus जो होता है, बैक्टीरिया होता है, वो soil में mix होकर soil को और ज़्यादा fertile बना देता है और soil के texture को भी change कर देता है, उसके color को भी change कर देता है. Next is topography.
It includes relief, slope as well as the direction with respect to sunshine and winds. Gentle slopes favor soil formation while steep slopes led to soil erosion. टोपोग्राफी यानी कि टोपोग्राफी ऊपर की लेयर कैसी है, ठीक है। अगर स्लोप जेंटल स्लोप्स हैं तो सॉइल फॉर्मेशन वहाँ पर इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टीप स्लोप्स हैं, खड़े स्लोप्स हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। नाउ डू यू नो the soils of the world can be broadly classified into two groups based on the climatic condition of the region they are found in, and pedalfers are soil found in humid regions while pedicels are soils found in semi arid and सब ह्यूमिड रीजन, ठीक है। तो दो टाइप की सॉइल होती है, एक पेडल्फर जो कि ह्यूमिड रीजन में फाइंड आउट होती है, और दूसरी है पेडोकल्स दैट आर फाउंड इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स। नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है? जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है ना, वो हवा के कारण, ग्लेशियर्स के कारण, रनिंग वाटर के कारण या वेव करंट के कारण मूव होती रहती है, ठीक है। और ऊपर की लेयर जो है वो रिमूव होती रहती है, जैसे हवा आई और ऊपर की लेयर को उड़ा कर ले गई, तो इसे कहते हैं सॉइल इरोजन, राइट। ऊपर की लेयर का रिमूव हो जाना। नाउ however sometimes the rate of removal of top soil exceed the rate of addition of fresh soil। अब जो soil remove हुई है उसकी जगह next फ्रेश सोइल ले लेती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सोइल इरोड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो फ्रेश सोइल ऐड होती है वो उसको नहीं भर पाती, ठीक है। तो जब ज़्यादा सोइल इरोड हो जाती है उसको कहते हैं सोइल इरोजन। नाउ सॉइल इरोजन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्ट है शीट इरोजन, व्हेन अ शीट और लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड ओवर अ लार्ज एरिया बाय रनिंग वाटर, इट इज कॉल्ड शीट इरोजन, ठीक है। ये होता है शीट इरोजन। शीट, पूरी की पूरी शीट, पानी तेज बह रहा है और ऊपर की पूरी लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, रनिंग वाटर के कारण, उसको कहते हैं शीट इरोजन। सेकेंड है gully erosion, if the water flows regularly along a definite path down the slope, it cuts a channel called gully and this type of erosion is called gully erosion, ठीक है। एक पानी जो है वो लगातार यहीं से बहता जा रहा है तो वहाँ पर वो अपना रास्ता बना लेता है, वो कट कर देता है चैनल की फॉर्म में, उसको कहते हैं गुली इरोजन। नेक्स्ट है रिल इरोजन। रिल इरोजन क्या होती है? दिस टाइप की इरोजन होती है, it rills appear, they increase, if rills appear they increase in number over a period of time, it is called rill erosion। now next is conservation of soil। सोइल जो है वो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, एंड ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स भी है फूड की प्रोडक्शन के लिए और फर्टिलिटी, इसीलिए हमें फर्टिलिटी उसकी मेंटेन रखनी चाहिए, ठीक है। सोइल में बी कंजर्व्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट इज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री, श्रब, ग्रासेस जो हैं वो ग्रो करने चाहिए ताकि वो ह्यूमस फॉर्म कर सके। नेक्स्ट है फार्मिंग टेक्निक। सॉइल कंजर्वेशन फ्रेंडली फार्मिंग टेक्निक्स इंक्लूड कॉन्टोर प्लाइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेसिंग एंड अदर टेक्निक्स। Strip cropping means planting of alternative rows of different kinds of crop instead of leaving the land fallow। फार्मिंग टेक्निक, हमें डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि कॉन्टोर प्लानिंग। कॉन्टोर प्लानिंग क्या होती है? जिसमें हम क्यारियाँ बनाकर खेती करते हैं, ठीक है, तो उसमें पानी भी जो है वो खड़ा रहता है। उसके अलावा टेरेसिंग होती है, ठीक है, जो माउंटेन एरिया में हम करते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये सॉइल इरोजन को, सॉइल इरोज होने से बचाते हैं, सॉइल को कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग जो है दैट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल प्रैक्टिस। मल्चिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मटेरियल ऑन टॉप ऑफ द सॉइल, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव मटेरियल को स्प्रेड कर देते हैं सॉइल के टॉप पर। दिस हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर, रिड्यूस इरोजन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड सुप्रेस वीड ग्रोथ। मल्चेस कैन ईदर बी ऑर्गेनिक लाइक ग्रास, straw, bark pieces or inorganic like stone, brick pieces and plastic, ठीक है। तो दिस इज मल्चिंग। मल्चिंग क्या करते हैं? ऊपर के लेयर पर ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो है वो स्प्रेड कर देते हैं, मटेरियल स्प्रेड कर देते हैं ताकि सॉइल इरोजन बच सके, मॉइस्चर बना रहे, न्यूट्रिएंट मिलते रहें, ओके, एंड जो वीड ग्रोथ है वो ना हो। मल्चेस दोनों तरीके के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी।
नेक्स्ट है कॉन्टोर बैरियर्स. कॉन्टोर बैरियर्स, इट इज द यूजिंग ऑफ स्टोन, ग्रास, सॉइल टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स. एंड रॉक डैम, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन फ्लो ऑफ वाटर. रॉक्स लगाए जाते हैं जगह जगह पे ताकि पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेजी से ना हो, स्लो डाउन हो जाए. इट प्रिवेंट्स गुलीज एंड फर्दर सॉइल इरोजन. जैसे अभी हमने जो पढ़ा था, गुलीज बन जाते हैं लगातार पानी एक जगह पर जब बहता रहता है, तो अगर हम वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगा देंगे, रॉक पाइल्ड कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग, different crops are grown in alternative rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. कि हमेशा एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग में हमेशा फार्म में, खेतों में हमेशा क्रॉप ग्रो होनी चाहिए, ऑल्टरनेट क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सॉइल इरोजन ना हो, बारिश के कारण जो सॉइल है वो इरोड ना हो. नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स. ये होती है शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, यानी कि ट्रीज प्लांट कर दिए जाते हैं. ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज इन सच अ मैनर दैट दे प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द वाइल्ड विंड एंड इरोजन. कि उस तरीके से जो पूरी लास्ट में ट्रीज को प्लांट कर दिया जाता है रोज में, ठीक है, उसको प्रोवाइड करने के लिए, शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि सॉइल को प्रोटेक्ट कर सके और विंड के कारण सॉइल जो है वो इरोड ना हो. दीज आर वेरी कॉमनली सीन इन कोस्टल एरियाज एंड ड्राई रीजन्स वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स डोमिनेट द वेदर. जब तेज हवाएं चलती हैं तो ऐसा कहाँ होता है, कोस्टल एरियाज में और ड्राई रीजन में. तेज हवाएं जब चलती हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है. कोस्टल एरियाज में जो समुद्र की लहरें हैं वो एंटर नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर शेल्टर बेल्ट होती है, ठीक है, यानी कंटिन्यूसली ट्रीज प्लांट होते हैं, तो वो ज़्यादा पानी को एंटर नहीं होने देती और अपने साथ मिट्टी बहाने नहीं देती. ड्राई रीजन में भी क्या होता है, जब हवा चलती है, जब पेड़ आगे आ जाएंगे तो उससे सॉइल जो विंड है वो एंटर नहीं होगी, ठीक है. अगर एंटर हो गई तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी. तो इस तरीके से सॉइल इरोजन से बच सकते हैं. नेक्स्ट इज वाटर रिसोर्सेज. वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. दिस वाटर इज ऑफ 2 टाइप्स, सोल्ट वाटर और फ्रेश वाटर. 71% वाटर होता है जिसमें से 70% क्या है, सोल्ट वाटर, और ओनली 1% इज फ्रेश वाटर, जो कि अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है. ह्यूमन बीइंग को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर की जरूरत होती है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. The 3 atmospheric process, that is evaporation, condensation and precipitation, involved in the hydrological cycle causes water to be made available globally. For this reason water is even called a renewable resource. ठीक है, तो 3 प्रोसेस होते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में. कैसे क्या होता है, सनलाइट, सन की रेज पड़ती हैं और पानी जो है वो भाप बनकर एवोपरेट हो जाता है, ठीक है. जब वो एवोपरेट हो जाता है तो वो किस में मर्ज हो जाता है, हवा के साथ मिलके बादल बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं. जब वो क्लाउड कूल हो जाते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, तो फिर क्या होती है, बारिश होती है. बारिश को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन. जब बारिश होती है दोबारा से पानी जहाँ से एवोपरेट हुआ था फिर से उसमें मिल जाता है. तो ये एक कॉन्टिन्यूस क्या चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है, इसीलिए इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वी कैन से वाटर साइकिल. ओके, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज एज फॉलोज. फर्स्ट इज फ्रेश वाटर. कहाँ कहाँ पानी अवेलेबल है, फर्स्ट है फ्रेश वाटर. सिर्फ 1% हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ठीक है, जो पीने लायक है. नेक्स्ट है आइस कैप्स की फॉर्म में. टोटल वाटर मेड अवेलेबल ऑन द अर्थ इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज 2% ऑफ दिस. थर्ड है वाटर इन एटमोसफेयर में, जो टाइनी फ्रैक्शंस में अवेलेबल होता है पानी, ठीक है, वेपर की फॉर्म में. एंड वाटर इन ओशियंस, 71% में से 70% पानी जो है, दैट इज 97% ऑफ वाटर दैट इज फाउंड इन ओशियन, सीज एंड सोल्ट वाटर इन लेक्स एटसेट्रा. नेक्स्ट है वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर जो कि हम पी सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत कम है, ठीक है. तो फ्रेश वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है. नाउ as we have seen above, constitute just 1% of the total volume even during the present warm phase in the earth history. Following 2 points would indicate how we use the precious resource of fresh water.
फर्स्ट इज ह्यूमन नीड फॉर वाटर इज राइजिंग एट अ फास्टर रेट देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना ही ह्यूमन बीइंग का पानी की जो नीड है वो बढ़ती जा रही है। दिस नीड हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड इन जस्ट 25 ईयर्स बिटवीन 1975 एंड 2000। 25 सालों में ये नीड जो है ये डबल हो गई है। नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। बहुत सारा पानी हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है। इंडीड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ फ्रेश वाटर इज मोर देन अदर यूजेस इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है? दैट इज इन द अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर कौन सा है? सरफेस वाटर जो कि हमारे सरफेस पर अवेलेबल है। 3% ऑफ सरफेस वाटर इज फाउंड ऑन आवर अर्थ एज फ्रेश वाटर। 70% of the earth fresh water is locked up as the ice sheet and snow in Antarctica। ठीक है, 70% जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, वो आइस शीट की फॉर्म में लॉक है अंटार्कटिका में। वी फाइंड द रिमेनिंग वाटर इन रिवर, लेक, स्ट्रीम्स एंड पोन्ड्स। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यानी कि जो अर्थ के अंडर है। नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स fed by low aquifer, and although soil does not filter the water that seeps through the surface of the aquifer to some extent, yet groundwater is not always safe for use without treatment। ज़्यादातर जो पानी है वो हमें ट्यूबवेल या वेल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारा जो पानी है ग्राउंड वाटर, अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय सीपेज फ्रॉम लैंडफिल्स, septic tanks and underground tank filled with oil, chemical or hazardous waste dumps। Lead, which is harmful for animals and humans, remains in groundwater permanently। इसीलिए ग्राउंड वाटर को यूज़ करने से पहले हमें उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। नाउ कैसे हम वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है पानी की, उसको प्योरीफाई करने के लिए। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन शुड बी फॉलोड बाय डिसइंफेक्टिंग द वाटर विद क्लोरीन। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अलग अलग मेथड से हम प्योरीफाई कर सकते हैं, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड यानी आरओ जो हमारे घरों में लगे होते हैं, ठीक है, वो भी एक मेथड है। यूवी मेथड, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन टू किल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। Distillation and filter method. Water is a renewable resource. Recycling of water, if done at the sources of contamination, is the best way of removing impurities according to need। ठीक है, तो अगर हमें पानी को अगर रिसाइकिल करें, प्योरीफाई करें, उसकी इम्प्योरिटी दूर करें, दिस इज़ द बेस्ट वे ताकि हम वाटर का लेवल बनाकर रख सकें। द वेस्ट ट्रीटमेंट बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, जो वेस्ट ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। रिसाइकलिंग इज़ कंसिडर्ड एन अफोर्डेबल प्रोपोजिशन स्पेशली व्हेन वाटर इज़ टू बी यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। किसी किसी रीज़न में पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है। Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of South America and entire Australia are facing the problem of shortage of fresh water supply. Countries located in drought-prone areas are most susceptible to face great problems of water scarcity. According to Falkenmark, a Swedish expert, water stress occurs when water availability is less than 1000 cubic meter पर पर्सन पर डे। वाटर की कमी कब होती है? जब हम कहते हैं कि पर पर्सन के लिए 1000 क्यूबिक मीटर भी पानी नहीं होता, उससे भी कम अवेलेबल होता है, तो इसका मतलब उस रीजन में वाटर की शॉर्टेज है। कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को? फर्स्ट इज surface runoff can be slowed down by forest and other vegetation over cover to improve underground storage। underground storage को improve करने के लिए surface water की रन ऑफ ना हो, इसीलिए हम forest grow कर सकते हैं और दूसरी vegetation उगा सकते हैं। Next is water can also be impounded by making check dams। डैम्स बना सकते हैं, ठीक है, जगह जगह पर रोक लगा सकते हैं ताकि पानी की स्पीड कम हो जाए।
एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक शुड बी यूज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हैं यानी रेन वाटर को स्टोर करना। नेक्स्ट इज maximum water is used for irrigating crops, over irrigation need to be avoided, over irrigation नहीं करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो इरिगेशन में यूज़ होता है। डू यू नो Tarun Bharat Sangh, a voluntary organization, has built johars or small dams to harvest water in Alwar district of the desert state of Rajasthan. Next is sprinklers are very effective and efficient tools of irrigation. इस तरीके से स्प्रिंकलर क्या होते हैं, फुहारे लगा दिए जाते हैं, उससे इरिगेशन की जाती है जिससे पानी की ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती। In dry regions where the evaporation rate is very high, drip और trickle irrigation is very useful. जहाँ पर ऐसे dry region जहाँ पर evaporation rate बहुत high होती है, जल्दी से पानी उठ जाता है, वहाँ पर drip या फिर trickle irrigation जो है वो बहुत useful हो सकती है। Water is supplied to plant roots through underground pipes. ठीक है। Next is in industries, recycled water may be used for cooling purposes. इंडस्ट्रीज़ में रिसाइकिल्ड वाटर को कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एफ्लुएंट शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग देम, और वेस्ट निकालने से पहले उसको वेस्ट को ट्रीट कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वाटर रिसोर्सेज खराब ना हों। इन डोमेस्टिक यूज़ वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी चेक्ड। घर में जब हम यूज़ करते हैं तो उसके पानी की वेस्टेज को हमें चेक करना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट वाटर ऑफ किचन में बी यूज फॉर गार्डन्स, जो पानी वेस्ट होता है किचन में उसको हम गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल नीड्स थ्रू इकोनॉमाइज water use. In many parts of India, water is brought for daily use from long distances. It is going to be a problem in other parts as well sooner or later if we do not learn to conserve and make the best use of water available to us. बहुत सारी जगह पर पानी बहुत दूर दूर से लाया जाता है, लेकिन अगर हमने वाइजली वाटर को यूज़ नहीं किया तो शायद ये दिन हमें भी देखना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज plant and wildlife resources. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. सारी चीज़ें जहाँ interact होती हैं that is lithosphere, hydrosphere and atmosphere, इसको हम क्या कहते हैं, तीनों को मिलके जो बनता है that is biosphere. All things are interrelated and interdependent on each other for survival in the biosphere. The interlinking and interdependent of all plants and animals in an area is called ecosystem. और जब ये सारी चीज़ें, जितने भी प्लांट एंड एनिमल, इनका आपस में इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंकिंग होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स के एक एरिया में, उसको कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। Both vegetation and wildlife fulfill our various needs. Wood, barks, leaves, rubber, dyes, food, fuel, fruits, nuts, latex and turpentine, oil, gum, medicinal plants and paper all are given by the plants. They provide shelter to animals, help in shortage of underground water and check flood and soil erosion. Wildlife जो है that include animal, bird, reptile, insect, aquatic life form. They provide us with the milk, मीट, वूल, हाइड। इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी होता है द वेराइटी, ठीक है। बायो मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन एन एरिया। एक एरिया में कितनी वेराइटी है प्लांट्स की, ठीक है, ट्रीज की, और कितनी वैरायटी है एनिमल्स की। द ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पेसिस नोन एज बायोडाइवर्सिटी, और यही ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल और प्लांट स्पेसिस को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इज क्वाइट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। व्हेन एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट ईटिंग एनिमल। जब ये एनर्जी सन एनर्जी की हेल्प से, ठीक है, पौधे अपना खाना बनाते हैं, जब इस पौधों को एनिमल्स या हम खाते हैं तो एनर्जी हम में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है।
Now the plant eating animals may then be eaten by the flesh eating animal. उसके बाद जो plant eating animal है उनको कौन खाते हैं? Flesh eating animals, that including man also. This way अब वो plant eating animal की जो energy है वो किस में चली जाएगी? Flesh eating animal में, ठीक है. This way energy travel from one organism to another organism. This feeding transfer is known as food chain, और इसको क्या कहते हैं? Food chain. Fine. And it also protect the biodiversity in the ecosystem. Now ecosystem is of two type, marine ecosystem and terrestrial ecosystem. Marine ecosystem जो कि समुंदर के नीचे oceans में पाया जाता है, ठीक है. and terrestrial ecosystem जो कि लैंड पर पाया जाता है. Now marine ecosystem, the marine ecosystem are larger than terrestrial ecosystem क्योंकि पानी अर्थ पर कहीं ज़्यादा है. It then got diversified into several species. Life in marine is also very complicated and is found even in the deepest parts of the ocean. Terrestrial ecosystem, on land life is not easier as compared to oceans, and there are three types of terrestrial ecosystem. First is forest, second is grasslands, and semi-deserts and deserts. First we will discuss about forest. The vegetation of the world is divided on the basis of type of forest. What are the chief characteristic of forest? First is the most productive parts of trees in forest are leaves. ठीक है, leaves जो हैं green plants की वो अपना food खुद prepare करती हैं photosynthesis से, and the plant food contain the sun energy which travel to the other species of life on land. Second, the forest is influenced by and adapted to particular physical conditions and climate. Forest जो हैं उनको जो climate है और physical condition है वो काफ़ी influence करते हैं. Forests are home to animals and plants. This great variety of animals and trees in forest is called biodiversity. Forests are generally located where water supply is adequate with optimum temperature for tree growth. और forest कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर proper पानी की supply हो और जहाँ का temperature जो है वो plants की growth के लिए suitable हो. Now types of forest, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है. एंड द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, मॉइस्चर कम होता जाएगा रीजन में, वैसे वैसे ट्री का साइज छोटा होता जाएगा और डेंसिटी जो गहरे फॉरेस्ट होते हैं वो कम होते जाएंगे, डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी. इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल, शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होता है, मॉडरेट रेनफॉल होती है, वहाँ पर छोटे पेड़ यानी शॉर्ट स्टर्न ट्रीज मिलते हैं और ग्रासेस मिलते हैं जो ग्रासलैंड कहा जाता है, ठीक है. इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, थॉर्नी श्रब एंड स्कब ग्रो. ठीक है, डेजर्ट एरिया में कैसे पौधे उगते हैं? जहाँ पर रेनफॉल कम होती है या ना के बराबर होती है वहाँ पर थॉर्नी श्रब्स एंड स्कब ग्रो होते हैं. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेज मॉसेस एंड लीचन्स. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पोलर रीजन होते हैं, वहाँ पर मॉसेस एंड लीचन्स होते हैं. Forests are broadly classified as evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. Forest को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एवरग्रीन जब कोई भी प्लांट्स, कोई भी ट्री जो है वो अपनी लीव शेड नहीं करते, ठीक है, एक ही बार में, उसको कहते हैं एवरग्रीन. डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीजन में सभी पेड़ जो हैं वो अपना मॉइस्चर खो देते हैं और सारी लीव्स जो हैं एक बार में झड़ जाती हैं, तो वो होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स इस टाइप की ग्रासलैंड्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वहाँ पर क्या उगते हैं? स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस उगते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ग्रासलैंड्स. एंड द ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन टू मेन लैटिट्यूडनल जोन्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना that are found in East Africa, और टेम्परेट ग्रासलैंड जिनको डिफरेंट कॉन्टिनेंट में अलग नाम से बोला जाता है. साउथ अफ्रीका में वेल्थ, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, ठीक है.
Next is semi-deserts and deserts. There are two type of deserts, semi-desert and desert. Both category include hot and cold deserts. Semi-desert कौन से होते हैं? जहाँ पर thorny bushes and shrubs are found in hot semi-deserts or semi-arid areas. और desert होते हैं that are the region receiving very low rainfall. Hot deserts like that of Sahara Desert of Arabia and cold desert like that of Gobi and Ladakh are characterized by plants of low growth and organisms living below the ground. These are the deserts. Now next topic is disturbances in natural ecosystem. Natural ecosystem में disturbance क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो बढ़ रही हैं, उसके कारण हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं. क्या क्या चीज़ें होती हैं ऐसी? फर्स्ट इज़ ह्यूमन बींग्स ऑल्टर नेचुरल एनवायरनमेंट टू मीट देयर ओन नीड. अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ह्यूमन बींग क्या करता है? नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे डिस्टर्ब करता है. फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट. अब ज़्यादा पॉपुलेशन की डिमांड पूरी करने के लिए फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है. उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के लिए, सेटलमेंट के लिए भी फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जा रहा है. एक्सोटिक species have started proving harmful to native plants and animals. And pollution and global warming have affected the ecosystem today. Pollution और global warming से भी हमारा ecosystem काफ़ी disturb हो रहा है. It is further affecting natural system through global warming. Poaching and hunting have reduced the number of animals. Poaching और hunting से animal species जो हैं वो काफ़ी कम होती जा रही हैं. Now do you know the first Earth Summit held at Rio de Janeiro in Brazil in 1992 and the second Earth Summit held at Johannesburg in South Africa 2002 highlighted the need to protect the ecosystem. तो इसीलिए अर्थ समिट किया जाता है जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज़ जो हैं कैसे अर्थ को प्रिजर्व किया जाता है, कैसे उसके रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि कैसे हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Next is conservation of ecosystem. The government and the United Nations have passed laws against deforestation and killing of animals. गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस ने ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए हैं डिफॉरेस्टेशन और किलिंग ऑफ एनिमल्स के खिलाफ. Laws have also been passed to control pollution. Biosphere reserves, national parks and wildlife sanctuaries have also been set up. All these efforts are still very inadequate. जितने भी एफर्ट किए जा रहे हैं ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं साबित हुए हैं. Human impact on natural environment is felt through a number of ways. To prevent alternations and modifications of ecosystem, many more measures are needed. Otherwise, disturbance in balances would have serious consequences. Next is wildlife and resources. Organisms in a given biome are known as wildlife. यानी एक given biosphere में जितने भी organisms रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? wildlife. There is a close relationship between animal life and vegetation in a region. Natural vegetation provides the food and suitable habitat surroundings for animal life. ठीक है, क्योंकि natural vegetation जो है वो food provide करती हैं और natural suitable habitat भी provide करती हैं animal life के लिए. तो animals move from place to place. Each species can thrive to a limited range of climatic conditions. Their physical build, color, eating habits, etc. are adapted to their environment. Each forest type is identified by a particular species of wildlife. Wildlife refers to a variety of life forms, birds, fish, reptiles and other animals that live together with the natural surroundings. So wildlife ranges from the single-celled amoeba to a large elephants and giraffes. So this is the wildlife and here is a strong relationship between wildlife and natural vegetation. Now next is wildlife in India. India की wildlife कैसी है? Our wildlife or the so-called fauna is very rich. Fauna क्या होता है? Animal life. ठीक है, wildlife को कहते हैं.
We are having very rich and varied wildlife. It consists of fish, birds, animals including amphibians and reptiles, mammals, small insects and worms. There are about 89,000 species of fauna. यानी हमारे इंडिया में 89,000 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ देखी जा सकती हैं, ठीक है, जिसमें से मैमल्स जो हैं इंक्लूडिंग एलिफेंट असम, केरला, कर्नाटका में पाए जाते हैं। कैमल और वाइल्ड एस जो हैं वो एरिड एरियाज जैसे कि राजस्थान और रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। राइनोसोरस, इंडियन बाइसन्स, बफेलोज, अलग अलग जगह पर अलग अलग वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इंडिया ऑल्सो हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज जैसे लंगूर, द लायन टेल्ड macaw, etc. And there are also variety of birds found in different parts of India like manas, pigeons, parrots, cranes and so many. India also possesses 2500 species of fish which dwell in lakes, rivers, seas and oceans. Next is depletion of wildlife. पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या किया जा रहा है, लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जा रहा है सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसलिए कुछ वाइल्ड लाइफ जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। एंड टुडे 77 मैमल्स, 21 रेप्टाइल्स, 40 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 3 एम्फीबियंस आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। और अभी इतने सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो खतरे में है। टाइगर, लायन एंड थैमियन ऑफ मणिपुर एंड हंगुल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाइल्ड एस ऑफ कच्छ, स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा आर इन द एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इस तरीके से अगर जो फॉरेस्ट जो लैंड है वो अगर ह्यूमन बीइंग अपने यूज़ के लिए उसको मॉडिफाई करता रहेगा तो कुछ टाइम में वाइल्ड लाइफ जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे प्लांट स्पीसीज जो हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे। इन द पास्ट कपल ऑफ सेंचुरीज फ्लोरा एंड फोना आर डिप्लीटिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या कारण है इनका डिप्लीट होने का? फर्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, जो अभी हमने पढ़ा, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो अगर रहने की जगह ही नहीं बचेगी तो वाइल्ड लाइफ कैसे फ्लोरिश होगी, ठीक है। सेकेंड इज रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए, ह्यूमन हैबिटेशन बनाने के लिए वेजिटेशन कवर जो है, फॉरेस्ट कवर जो है उसको क्या करते जा रहे हैं, डिप्लीट करते जा रहे हैं। डिजीज एंड पेस्ट, उसके अलावा कोजेज लाइक पोल्यूशन, कॉन्टैक्ट विद एक्सोटिक फ्लोरा एंड फोना, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, एसिड रेन, डैमेज टू सॉइल रिसोर्सेज एंड चेंजेस इन क्लाइमेट हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्लोरा एंड फोना. Next is depleting food resources. Most animals and even plants are facing extinction on account of depleting food resources. क्योंकि food resources खत्म होते जा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे animal और plants जो हैं वो भी लुप्त होते जा रहे हैं. Next is significance of forest and wildlife. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी कि फ्लोरा एंड फोना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट इज बायोमास. Forests are the greatest reserve of biomass on the earth leading to the formation of food chain. Food chain जो है वो completely किस पर डिपेंड करती है? फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है. सेकेंड, species distribution. Forests are responsible for both plant and animal distribution of species on the earth. डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इतनी ज़्यादा हम इंडिया में जो वैरायटी देखते हैं वो बिकॉज ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, ठीक है. तो हमारी ये रिच हेरिटेज कल्चर को शो करता है. नेक्स्ट इज रिसोर्स वैल्यू. वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि पेपर, हर्बल मेडिसिन्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, टर्पेंटाइट, लैक, ऑयल, हनी, सैंडल, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे बनती हैं? प्लांट से बनती हैं. सो they are having resource value as well. Ecological value. Trees in forest are the basis for the survival of life on the earth. Trees consume carbon dioxide in the air and give out oxygen. और ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है which the trees release, and both animal and human being they depend on oxygen for breathing. So wildlife and the plant life is very important for us. Next is forest conservation.
कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, तो इतने नीड को हम अपनी कम कर सकते हैं जिससे क्या है फॉरेस्ट का हम मिस यूज़ ना करें। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसकी नीड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट एरिया को हम श्रिंक करते जा रहे हैं और छोटा करते जा रहे हैं। नाउ द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ these forests. As such, there is a dynamic program of preserving and protecting these forests. It is known as the forest conservation. Under the scheme, ये स्कीम कौन कौन सी हैं, क्या इस स्कीम के मायने हैं। फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को अंधाधुंध हम उसको डिस्क्रिमिनेट ना होने दें। ठीक है, उसके जो फॉरेस्ट से हमें गुड्स मिलते हैं, जो फॉरेस्ट से हमें वैल्यूएबल थिंग मिलते हैं, उनको हम बेदर्दी से यूज़ ना करें। ठीक है, अंधाधुंध यूज़ ना करें और इसके लिए हम फॉरेस्ट को डिस्क्रिमिनेट ना करें। प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर, और ये डिपार्टमेंट क्या करता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का रोल है फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना। एंड कंडक्टिंग रिसर्च टू प्रिवेंट डिजीज ऑफ ट्रीज एंड टू मेक द फॉरेस्ट मोर प्रोडक्टिव। जो पेड़ पौधों में फॉरेस्ट में कोई डिजीज़ हो जाती है उसको रिसर्च करना, उसको फाइंड आउट करना और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं उनमें वाइल्ड लाइफ की टेक केयर करना, उनको प्रिजर्व करना। एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सोशल फॉरेस्ट्री, और सोशल फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट को डेवलप करना। नाउ हियर इज अ केस स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। दीज आर द टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, क्यों चलाया था, क्योंकि टाइगर जो स्पीसीज है वो लुप्त होती जा रही थी, इसीलिए एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, प्रोजेक्ट टाइगर, जिस पे पूरा फोकस किया गया है टाइगर को प्रिजर्व करना। ओके, द रोर ऑफ द इंडियन टाइगर इज गेटिंग फेबल बाय द डे। अ कंट्री विच बोस्टेड ऑफ मोर देन 40,000 टाइगर जस्ट अ सेंचुरी अगो इज टुडे सर्चिंग फॉर टाइगर्स इन इट्स 29 टाइगर रिजर्व। यानी एक कंट्री जिसमें 40,000 से भी ज़्यादा टाइगर्स थे, अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास 29 टाइगर रिजर्व हैं जिनमें हम टाइगर ढूंढते ही रहते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा टाइगर की शॉर्टेज हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं टाइगर। द फर्स्ट एवर एफर्ट टू सेव टाइगर वॉज मेड बाय मिसेस इंदिरा गांधी बाय इम्पोजिंग अ बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन 1970। सबसे पहले ये शुरुआत की थी 1970 में इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, जिन्होंने टाइगर हंटिंग पर बैन लगाया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और भी ऐसे लॉ बनाए गए जिसमें टाइगर के लिए कुछ 28 रिजर्व रखे गए, जिसमें हंटिंग जो है वो बैन होगा और टाइगर की प्रोडक्शन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। As many as 11 biosphere reserves have been set up by starting from Nilgiri Hills along the border of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka to Nanda Devi in the north in Himalayas. There are such reserves around Mansa and Kaziranga in Assam and Sundarbans in West Bengal and Rann of Kutch of Gujarat. Each biosphere reserve is a very large area at the center of which both the diversity of plants and animals are preserved in its wildland. ये reserves जो है बायोस्फीयर जो है ये इतने बड़े हैं कि हम नेचुरल फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। Around that part, the outer zone is used for experimentation. There are also 84 national park and 447 wildlife sanctuaries, and that marked in all parts of India as protected home of wildlife. More attention is now being paid to conserve 15 mangrove forest areas, 4 coral areas close to the group of our islands and 6 wet lands along our rivers and lakes such as the Volar, Longtek, Chilka, Sambhar, Harrik in Punjab and Koyo-Lanido National Park near Bharatpur in Rajasthan. Besides all these protected areas, there are 200 zoological park or garden for keeping wild animals, for studying their needs and for making people aware of their importance. तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज
वाइल्ड लाइफ पार्क, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जूलॉजिकल पार्क जो हैं वो सेटअप किए हुए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को और नेशनल फॉरेस्ट लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकें. मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेडर्स एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल. इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स हैव बीन बैन. ठीक है, इंडिया में भी इनकी हंटिंग पर बैन है. एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट इज CITES ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज. तो ये भी एक प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है. नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. Land, soil and water are the three major natural resources. They are essential for our survival. Land has various features like mountains, plateaus, plains and deserts. Overexploitation of land resources and concentration causes land degradation, landslides, soil erosion and desertification. Soil forms the uppermost layer of the earth crust. Soil supports plant life and in primary resource. Water is a vital and renewable natural resource. Through hydrological cycle, water is being available on the earth, and the most important use of fresh water is for drinking and irrigation. This is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.